स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र का निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, इसका बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर आपको क्या होगा याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा एकांक द्रव्यमान में, ध्यान दीजिए, एकांक द्रव्यमान का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होता है उस ऊष्मा को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि किसी पदार्थ के, परिभाषा को नोट करते चलिएगा साथ में, किसी पदार्थ के एकांक, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, करने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। कितना आसान है, बस इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर आवश्यक जो ऊष्मा होती है, आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है, उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे, C से प्रदर्शित करते हैं। तो C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मात्रक आपको सिद्ध करके दिखाया जाएगा, तो इसे C से प्रदर्शित यहाँ लिखेंगे करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, टेम्परेचर कितना हो चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो आवश्यक ऊष्मा होगा वही ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। अब जो विशिष्ट ऊष्मा का जो है सूत्र का निगमन करेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा, तो एक एक लाइन सूत्र का निगमन भी आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। अब यहाँ नोट कर लेंगे विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र का निगमन, विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र का निगमन, विशिष्ट ऊष्मा के सूत्र का निगमन। अब यहाँ निगमन कैसे होगा, अब निगमन किया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का जब सूत्र का निगमन किया जाएगा तो पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो यम है, उसमें ऊष्मा क्या है, Q है, ताप में वृद्धि क्या है, डेल T है। पहले माना एक लाइन लिखेंगे और माना लिखने के बाद से जो है इसका निगमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि यम द्रव्यमान के पदार्थ, यदि यम द्रव्यमान के पदार्थ, यदि यम द्रव्यमान के पदार्थ को Q ऊष्मा, कितना ऊष्मा, Q ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि, तो ताप में वृद्धि क्या है, डेल T है, तो के नीचे कामा। तो इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना यदि जो है द्रव्यमान क्या है, यम है, यम के पदार्थ को Q ऊष्मा जो है, पदार्थ को Q ऊष्मा दिया जाता है, तो उसमें ताप में वृद्धि क्या है, डेल T है। तो अब यहाँ पे है तो जो आवश्यक ऊष्मा है, मतलब ऊष्मा, यहाँ लिखेंगे आप दूसरे लाइन से, ऊष्मा
या आवश्यक ऊष्मा लिख सकते हैं। ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु के द्रव्यमान के अनकर्मानुपाती होता है। द्रव्यमान के क्या होता है? अनकर्मानुपाती। द्रव्यमान के अनकर्मानुपाती भी लिख सकते हैं और समानुपाती भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे अनुकर्मानुपाती होता है। अनकर्मानुपाती होता है मतलब जो ऊष्मा होता है उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है? अनकर्मानुपाती होता है। तो अनकर्मानुपाती का मतलब हो गया यहाँ पर इसका जो है बनेगा आवश्यक ऊष्मा Q हो जाएगा और अनकर्मानुपाती हो जाएगा द्रव्यमान के और समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि अगर द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो आवश्यक ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान का मान घटेगा तो आवश्यक ऊष्मा का मान भी घटेगा। याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे अगला लाइन लिखेंगे ऊष्मा। अब यहाँ लिखेंगे ऊष्मा उस वस्तु के ताप में वृद्धि। उस वस्तु के ताप में वृद्धि। ताप में क्या लिखेंगे? वृद्धि के अनकर्मानुपाती होता है। वृद्धि के क्या होता है? अनुकर्मानुपाती होता है। तो लिख लें अनकर्मानुपाती होता है। तो जो ऊष्मा है उस वस्तु के ताप में वृद्धि के क्या होता है? अनकर्मानुपाती होता है। तो आवश्यक ऊष्मा जो है Q हो गया और ताप में वृद्धि क्या है? डेल T है और ये बन गया समीकरण नंबर जो है 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जो है संयुक्त करेंगे, कंबाइंड किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे? संयुक्त करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं? संयुक्त करने पर। और जब संयुक्त करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे संयुक्त करने पर तो बनेगा Q Q Q हो जाएगा। क्या बनेगा? Q Q Q और चिन्ह जो है चिन्ह हो जाएगा और यहाँ क्या बनेगा? यम और क्या उतरेगा? डेल T। कैसे बना है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कितना आसान है। Q Q Q लिख दीजिएगा, चिन्ह लिख दीजिएगा और यम यहाँ उतार दीजिए और डेल T उतार दीजिए। कितना आसान है। अब इस चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ चिन्ह जब हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C और यहाँ लिखेंगे यम और ये लिखेंगे डेल T। अब ये C क्या है? तो लिखेंगे जहाँ C एक नियतांक है और नियतांक का नाम क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा। क्या नाम है? C लिख देंगे। जहाँ C एक क्या है? एक नियतांक है और उस नियतांक का नाम क्या है? तो जहाँ C एक नियतांक लिखने के बाद से लिखेंगे जो इसका नाम क्या हो जाएगा? C का नाम क्या होगा? विशिष्ट ऊष्मा है। क्या नाम है? जो विशिष्ट ऊष्मा है। कितना आसान है। जो विशिष्ट ऊष्मा है। जहाँ C एक नियतांक है जो विशिष्ट ऊष्मा है। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको या का मतलब हो गया। अब यहाँ का जो बराबर दिया इसको बराबर पहले लिखेंगे C यम डेल T बराबर Q। अब यहाँ कितना बराबर लिखेंगे? अब C बराबर हो जाएगा Q बटा और नीचे कौन जाएगा? यम और क्या जाएगा? डेल T। तो यहाँ किसका मान निकालिए? C का मान जो है निकल गया। अब ये C क्या है? तो यह सूत्र जो बना किसका? यह सूत्र बन गया विशिष्ट ऊष्मा का। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो गया? C बराबर Q बटा यम डेल T बन गया। तो समझ में आ गया होगा कि इस सूत्र का निगमन कैसे किया गया। दो समीकरण बना और दोनों समीकरण को संयुक्त किया गया। और संयुक्त कैसे हुआ था? Q Q Q लिखा गया था, चिन्ह लिखा गया था और यम डेल T जहाँ पे चिन्ह को हटा देते हैं तो C आ गया, जहाँ C एक नियतांक है और जो विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र बना C बराबर Q बटा यम डेल T बना। अब यहाँ पर जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो अब याद रखिएगा जो इसका मात्रक जो है 3 मात्रक आपको याद रखना है। तो पहले यहाँ मात्रक हेडिंग लिख लीजिएगा। मतलब ये मात्रक किसका मात्रक है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो है यहाँ मात्रक नोट करेंगे। तो यहाँ पर अगर CGS पद्धति में निकालते हैं, किस पद्धति में? CGS पद्धति में निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा?
तो सीजीएस पद्धति में पहले इसका मात्रा निकालेंगे। सीजीएस पद्धति में क्या होगा, तो ये देखिए आवश्यक ऊष्मा है, तो आवश्यक ऊष्मा का मात्रा कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रा क्या हो जाएगा, कैलोरी प्रति, ये बटा है ना, बटा को प्रति बोलते हैं, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा, ग्राम। क्या होगा, ग्राम हो जाएगा। तो लिखेंगे कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो कितना आसान इसका मात्रक है, कैसे बोलेंगे, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ताप का मात्रक सेल्सियस होता है। तो ये तो सीजीएस पद्धति में हो गया। अब यहाँ पर अगर यम के एस पद्धति में निकालते हैं, यम के एस पद्धति में निकालते हैं, तो यम के एस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो यम के एस पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे जूल। अब देखिए द्रव्यमान का जो आवश्यक ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक अब क्या हो जाएगा, जूल। अब जूल किस में हो जाएगा, जूल भी लिख सकते हैं या किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे किलो कैलोरी। अब किलो हो जाएगा क्योंकि एम के एस में है, तो एम के एस मतलब इसका मात्रक जो है किलो में आ गया, तो किलो कैलोरी प्रति जो है, ग्राम के जगह पे क्या लिखेंगे, किग्रा, और किग्रा लिखने के बाद से लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। तो एम के एस पद्धति में क्या गया, किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर हम लोग सीजीएस पद्धति में निकालते हैं, या पीएस पद्धति में, किस पद्धति में, या एसआई पद्धति में, याद रखिएगा एसआई पद्धति में अगर निकालते हैं, तो एसआई पद्धति में कहिए या एम के एस पद्धति में कहिए, एक ही माना जाता है। लेकिन इसका अलग एक और मात्रक होता है। अगर किलो कैलोरी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जूल। क्या लिख सकते हैं, जूल। तो यहाँ लिख देंगे जूल हो जाएगा प्रति जो है किग्रा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ तीन मात्रक जो है आपको बताया गया सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में और एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति को ही कहा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जूल, यहाँ पर भी लिख सकते थे जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस लिखा जा सकता है। तो ये तीनों मात्रक जो निकला है किनका है, विशिष्ट ऊष्मा का है। तो आप सभी विद्यार्थी तीनों मात्रक जो है अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकार भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिए, विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार। तो विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार, तो विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो साथ में इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। पहला का नाम आप लोग याद रखिएगा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या नाम है, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर कौन ऊष्मा होगा, विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, या पहला लिख लेंगे। और इनका जो प्रतीक में अगर देखेंगे तो स्थिर दाब है, तो दाब है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है सीपी हो जाएगा। क्या कहेंगे, सीपी हो जाएगा। तो यह स्थिर दाब पर हो गया। अगला जो होगा, दूसरा जो बनेगा, स्थिर आयतन पर। क्या लिखेंगे, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो स्थिर आयतन पे जो है विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, अब इनका प्रतीक क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी भी। यह सी भी, सी पी है और ये क्या है, सी भी है। मतलब यहाँ पर एक बार आयतन है और ये क्या है, दाब है। दाब में आपको याद रखना है सी पी, और आयतन में याद रखेंगे सी भी। तो विशिष्ट ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा कि स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरा जो है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो यह जो है दो प्रकार जो है कल के वीडियो में इसकी परिभाषा जो है बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में विशिष्ट ऊष्मा हम लोग पढ़े और विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र का निगमन पढ़े। कल के वीडियो में जो है विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार को बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।